अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन के मामले पर सोशल मीडिया में जारी कयास आराइयों के बावजूद हकीकत यह है कि हुकूमत ने इस अमल को बर वक्त आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया है कि CDF के नोटिफिकेशन का अमल जारी है और मुनासिब वक्त पर बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। ये बयान सोशल मीडिया में पैदाशुदा कयास आराइयों को मुस्तरद करता है और वाज़ेह करता है कि कोई आइनी या इंतज़ामी खला मौजूद नहीं है। CDF का उहदा 27वीं आइनी तरमीम के तहत तख्लीक किया गया है, जिसने आर्टिकल 243 में तरमीम के जरिए मुल्क की आला दिफाई तंजीम की साख्त को नए सिरे से तरतीब दिया है। इसके तहत साबका चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के दफ्तर को ख़त्म करके नए ओहदे की बुनियाद रखी गई, जिससे दिफाई कमान में मरबूत और मौसर ढांचा कायम हुआ है। नोटिफिकेशन के इजरा में मौजूद ताख़ीर कोई कानूनी और इंतज़ामी मसला नहीं। मौजूदा आर्मी चीफ अपने ओहदे की मुद्दत और इख्तियारात के साथ मुकम्मल तौर पर कमान बरकरार रखे हुए हैं। पाकिस्तान आर्मी एक्ट में 2024 में की गई तरमीम और हालिया तरामीम वाज़ेह करती हैं कि नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख से इस ओहदे की मुद्दत मुलाजमत दोबारा शुरू होगी, जिससे कोई आइनी खला पैदा नहीं होता। इस लचकदार कानूनी फ्रेमवर्क की बदौलत हुकूमत और अस्करी क़यादत मरहलावार इक़दामात अपनी सहूलत और निज़ाम की हम आहंगी के मुताबिक अंजाम दे सकते हैं और मौजूदा दिफाई ढांचे में कोई खलल नहीं आता। नोटिफिकेशन की बरवक्त अशात के लिए कोई हंगामी कानूनी दबाव नहीं है। इस मामले में किसी भी किस्म के सियासी या इंतजामी तनाज़े का इम्कान न होने के बराबर है। वज़ीर दिफा ने सोशल मीडिया पर भी वाज़ेह किया कि कयास आराइयों की कोई गुंजाइश नहीं और नोटिफिकेशन का इजरा सिर्फ मुनासिब इंतजामी और कानूनी तरतीब मुकम्मल होने के बाद किया जाएगा। मौजूदा कानूनी ढांचे में नए ओहदे के साथ आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत की तारीख वाज़ेह तौर पर तय की गई है और इससे कबल किसी आइनी या अमली रुकावट का इम्कान नहीं है। हुकूमत की जानिब से अमल मुकम्मल करने के लिए तमाम इंतजामी इक़दामात ज़ेर गौर हैं और वज़ीर आज़म की वापसी के साथ ही ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। इसी पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं हसन निसार, ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी और रज़ा रूमी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। नोटिफिकेशन के इजरा का अमल शुरू हो चुका। ख्वाजा आसिफ, ताख़ीर से ना कोई आइनी खला हुआ ना इंतजामी मसला, खाह मखा की कयास आराइयाँ क्यों? शहजाद चौधरी साहब, भरपूर तौर वजाहत एक के बाद एक वजीर की जानिब से भी दी गई है, मगर फिर भी कयास आराइयाँ गुज़श्ता 2 दिन जिस तरीके से जारी रही कि आपके ख्याल में अगर कोई किसी भी तरह की मामला नहीं बनता, कोई रुकावट नहीं है, तो फिर ये कयास आराइयाँ क्यों शुरू हुई और हुकूमत क्यों बर वक्त इन कयास आराइयों को मुस्तरद न कर पाई? आयशा, जब हम 27वीं तरमीम के बारे में पिछले हफ्ते बात कर रहे थे तो मुझे दिमाग में ये आया एक पॉइंट कि नुक्ता ये कि मैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब को उनका नाम लेके उनकी तारीफ करना चाह रहा था कि उन्होंने एक ऐसी तरमीम और 2 ऐसी तरमीमें तश्कील दी, 26वीं और 27वीं, जो कि जिसमें कोई झोल नहीं छोड़ा उन्होंने। यानी जो अदालतें में खुद परेशान है कि जो सवाल उठता है उसका जवाब किसी ना किसी शक्ल में उन तरामीम में मौजूद होता है और वो कहते हैं ये तो जवाब यहाँ दे दिया गया है, इसलिए इसके ऊपर कोई बहस की गुंजाइश उनकी अदालतों में खत्म हो जाती है। यानी इतनी परफेक्शन है उन, इससे कतई नजर के वो फायदे में है, नुकसान में है, उनका मकसद क्या था, मेला फायदे हैं, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं उसका वो जो भी हो, लेकिन वो इतनी परफेक्शन के साथ वो तरामीम जो थी जोड़ी गई। मैं हैरान हूं जब ये पॉइंट उठा है और ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। उसकी वजह यह है कि जब तक आप नोटिफाई नहीं करेंगे आप कोई शख्स अपना ओहदा ले नहीं सकता, वरना तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या किसी और सर्विस चीफ का ओहदा तो कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक एग्जिस्ट करता है ना। तो क्या वजह है कि हर 3 साल बाद या जब भी हमने अपॉइंट करना होता है हम एक नोटिफिकेशन इशू करते हैं, उस नोटिफिकेशन के बाद ही वो शख्स इस काबिल होता है कि वो अपना ओहदा संभाल सके या उस पर अपना असरअंदाज हो सके या काम शुरू कर सके। तो जब हमारे पास इस वक्त चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की नोटिफिकेशन नहीं है तो हमारे पास बेशक एक आर्मी चीफ है, एयर चीफ है, नेवल चीफ है, लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मुल्क में कोई नहीं है। आज अगर जंग में हम जाते हैं, मैं एक थ्योरेटिकल और एकेडमिक बात कर रहा हूं, हम आज अगर हम जंग में जाते हैं तो फिर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स के पास कोई ऐसा ओहदा है, ऐसी जगह नहीं है जहां पर के तीनों सर्विसेज को मिला के कोऑर्डिनेट कर, हाँ ये कोऑर्डिनेट करेंगे, अपने तौर पे कर लेंगे, क्योंकि उनका एक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है, एक अखलाकी पहलू है, उनको पता है कि हमने मिलकर काम कैसे करना है। लेकिन वो दफ्तर, ऑफिशियल दफ्तर, लीगल जहां पर होती है इस किस्म की जो सैंक्शन, वो उनके पास अवेलेबल नहीं है। इसलिए ये कहना किसी फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है और एक बहुत बड़ा खला है हमारे मिलिट्री सिस्टम के अंदर जो कि इन लोगों ने नहीं सोचा। अब क्यों नहीं सोचा इसका तो मैं आगे जाके बात करता हूं। होता यूं है कि हर चीज को चूंकि सियासी बना दिया जाता है हमारे यहाँ,
तो आपने देखा कि राहील शरीफ का नाम आज भी इन्वोक किया जाता है कि वो तो मांग रहे थे हमसे, एक्सटेंशन मांग रहे थे, और फिर सवाल ये पैदा हुआ था उस वक्त कि राहील शरीफ के गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने नाम फॉरवर्ड करने थे अगले चीफ के लिए, और वो नहीं कर रहे थे। तो जब सवाल पूछा जाता था कि ये क्यों नहीं आप कर रहे, तो वो कहते थे कि हमें फौज की तरफ से नाम नहीं, हालांकि ये तो यही तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का मसला था। लेकिन उसको राहील शरीफ के साथ जोड़ना था और फिर बाद में तारीखी तौर पर और एक उस तरीके से उसका नाम बार बार तारीख में आना था और उसको बदनाम करना शायद होगा मकसद, मुझे नहीं पता क्या था। इसी तरीके से जब जनरल बाजवा का हुआ वो भी ले गया। तो यानी पानी को गदला करना और जो कुछ भी करना मैंगने डाल के करना, तो इससे बचने की जरूरत है, क्योंकि ये दफ्तर ऐसे नहीं है कि जिनको आसानी के साथ मजाक के तौर पे लिया जा सके, जिनको आप अपनी पार्लियामेंट की तकरीरों में कह सके कि नहीं नहीं कोई मसला नहीं है। फंक्शनल लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसके लिए। मसला क्या है? मसला कानूनी है। कानूनी इसलिए, मैं आपको बता देता हूँ कब मसला क्या है, ये क्यों नहीं हल हो रहा, ये बाद में समझ आइए गालिबन इनको, कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तो 3 साल पूरे हो गए और उनका टेन्योर 5 साल का है। अच्छा, तो 5 साल के हिसाब से 26वीं तरमीम के साथ तो 5 साल पूरे करेंगे। लेकिन जो ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होते हैं तो वो 2 साल के बाद आर्मी चीफ से तो हट जाएंगे, लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स कंटिन्यू करेंगे अगले 5 साल के लिए। उस वक्त आर्मी चीफ कौन होगा? तो ये जो एक मिसमैच है आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स के टेन्योर के अंदर, इसने अब मखमसा डाला हुआ है सोचों के अंदर कि क्या हम दोबारा से आर्मी चीफ को रीअपॉइंट करें। अब अगर रीअपॉइंट करते हैं तो इनके कानून के मुताबिक अगर 5 साल का टेन्योर है, अगर आप 5 साल के लिए टेन्योर करते हो तो फिर एक और 5 साल का टेन्योर देना पड़ेगा आर्मी चीफ को, क्योंकि आपका टेन्योर ही 5 साल का है। सही। जब वो करेंगे तो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स फिर 5 साल करने के बाद जो एक्स्ट्रा 2 साल होंगे उसमें कौन होगा? तो ये इस वक्त कानूनी मसला है, इसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं, कर लेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन उसके लिए कोई ना कोई तरमीम लानी पड़ेगी और फिर ये इन दोनों ओहदों को इकट्ठा चलाना पड़ेगा ताकि ये जो एक बीच में कानूनी पहलू आ रहा है जिसके अंदर के टेन्योर का मसला है ये हल हो जाए। तो ये नहीं है कि ऐसा मसला नहीं है, सोचा नहीं है, अपनी तरमीम परफेक्शन के साथ करते हैं, किसी और दफ्तर के मामले में मामलात को फिर ये अधूरा छोड़ देते हैं। सही हो गया, दुरुस्त। ज़ैगम साहब, शहजाद साहब एक हवाला दे रहे हैं कि कानूनी तौर पर थोड़ा सा उन्हें लग रहा है कि अभी चीज़ों को और देखना पड़ेगा, किसी और तरमीम की तरफ जाना पड़ेगा। मुझे ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात की, उन्होंने कहा कि इन द प्रोसेस है, मुनासिब वक्त की इस्तेलाह इस्तेमाल की है कि चीज़ें ख़त्म होंगी जैसी तो मुनासिब वक्त पर कर दिया जाएगा। आपके ख्याल में ये मुनासिब वक्त क्या वाकई अभी गवर्नमेंट को मज़ीद वक्त दरकार है, या बाज़ औक़ात मुनासिब वक्त के मीनिंग भी हमारे यहाँ बहुत गहरे होते हैं? आप किस तरह देख रहे हैं इसे? मेरा ख्याल ये था कि अब मुकम्मल तौर पर ये एक नॉन इशू है और सिर्फ ज़ाब्ते की कार्रवाई रहती है, क्योंकि आर्मी चीफ़ का ओहदा 5 साल का है, 2027 तक चलेगा और अभी CDS ने 5 साल के लिए बनना था। लेकिन शहजाद साहब ने जो है वो हमारी आंखें खोल दी हैं। उन्होंने जो बताया है ये गुफ्तगू कहीं नहीं हुई। वो जिस तरीके से बता रहे हैं तो मतलब ये है कि कोई ऐसी नालायकी नहीं होती जिसके कोई मुज़मिरात और असरात ना हो। तो ये जो बातें शहजाद साहब ने बताई हैं तो ये क्या उनके ज़हन रसा में उस वक्त नहीं आई थी जिस वक्त आईनी तरमीम हो रही थी? और आईनी तरमीम के बाद जब ये काम करना था, जो इतने दिन उनको मिले थे, आज से चंद दिन पहले तक इन्होंने नोटिफिकेशन निकालना था, इस दरमियान में क्या इनके इतने बड़े बड़े जो लीगल माइंड्स हैं वो क्या कर रहे थे? उन्हें अननेसेसरी क्यों एक ऐसा खला पैदा किया जो चॉइस साहब के ख्याल में, और मुकम्मल इत्तफाक करना पड़ेगा उनसे, एक संजीदा खला है, वक्ती सही, चंद दिन का सही, लेकिन बहरहाल ये एक संजीदा कानूनी खला है जो नालायकी से पैदा हुआ है और नालायकी के अलावा इसकी कोई तशरीह नहीं है। सादा सी बात, एक नोटिफिकेशन जारी करना है, वज़ीर आज़म साहब ने एडवाइस देना है सदर को, सदर ने दस्तखत करने हैं, उसके बाद वो नोटिफिकेशन जारी होगा, ये प्रोसेस है। लेकिन उससे पहले किसी ने उसको ड्राफ्ट करना है और इन सब बातों पर सोचना है कि अगर 2 टर्म से मिसमैच आ रहे हैं तो उसका कानूनी तरीक़ाकार क्या होगा। अब ये मिसमैच तो उस वक्त ही हल कर लिया जाना चाहिए था जिस वक्त के आइन में तरमीम की गई थी। बुनियादी तौर पे मसला है यहाँ पे हुकूमत की सलाहियत का, बहुत कमज़ोर है कानूनी तौर पर। अब शहजाद चौधरी साहब तो तारीफ कर रहे हैं कि वज़ीर कानून ने बहुत अच्छी तरमीमें की, जबरदस्त उसमें भी हमने देखा साहब ने तो 26वीं 27वीं दोनों की तारीफें की हैं। जी, दोनों तारीफें की, लेकिन मेरे ख्याल में उसमें भी शायद दोबारा बात की जा सकती है। चौधरी साहब अगर मज़ीद
उसको देखना पसंद करेंगे तो उसमें भी गुफ्तगू की गुंजाइश है। लेकिन अभी तो आप देखिए ना, अब मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं एक बैनुल-अक़वामी इदारे के साथ पाकिस्तान की पार्लियामेंट के साथ काम कर रहा था और मैं हैरान रह गया कि पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट्री सर्विसेज में कानून को ड्राफ्ट करने का स्किल मौजूद नहीं था। जो कानून लिखा जाता है ना, ज़ाहिर है पार्लियामेंटेरियन खुद तो नहीं लिखते, ये वजारत कानून लिखती है, बाबू लिखते हैं। बिल्कुल। एक बंदा जो 10 साल पहले रिटायर हो चुका था उसको बुलाया जाता था और वो ड्राफ्टिंग करता था और वो कानून लिखा करता था। कानून को लिखने की, ड्राफ्ट करने की सलाहियत इनके पास नहीं थी। ये है इनका एक मामला। ठीक। और हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है उसने ज़ाहिर ये सब चीज़ें, और लीगल ब्यूरोक्रेसी भी उसमें शामिल है, वजारत कानून भी है, हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री के भी ब्यूरोक्रेट हैं, उन्होंने ये सब काम करके वज़ीर आज़म साहब के आगे रखना होता है। और वज़ीर आज़म साहब अभी पाकिस्तान के दौरे पर तशरीफ़ नहीं लाए। उनके लिए जो है वो बैरूनी बाहर जाना ज़्यादा अहम है इस वक्त, और पाकिस्तान का दौरा करना जो है वो कम अहम है, जबकि उन्हें इस वक्त होना चाहिए था। इस तरह की स्पेकुलेशन पैदा ही नहीं होनी चाहिए थी। सही, मतलब ये स्पेकुलेशंस जो है वो आफ्टर ऑल पैदा क्यों नहीं, और इसकी एक और वजह भी है जी। देखिए, पहले ये जब भी इस तरह का काम करते हैं कि जो आईनी काम वक्त पे नहीं करते, उसमें एक आइन के आर्टिकल के पीछे छुप जाते हैं। वो है आर्टिकल 254, 254 ये कहता है कि अगर आइन ने आपको एक काम एक वक्त पे करने का कहा है और आप देर लगा दें तो वो फिर भी काम वो बातिल नहीं होता, वो हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा। अब ये क्या है, इसको कहते हैं सेविंग क्लॉज। ये आपको बचाने के लिए क्लॉज डाली गई है, लेकिन इन्होंने क्या किया, उन्होंने फ्री पास उसको बना लिया है कि आइन ने हमें खुली छुट्टी दे दी है कि आप जितना टाइम लगा दें। तो ये टोटली एक नालायकी का मामला है। जो एक बात नॉन इशू होनी चाहिए थी उसको इशू बना दिया है, और वो हुकूमत जो अपने हक में कोई सियासी बयानियां नहीं बना पाई, वो अपने खिलाफ सियासी बयानियां बनाने में खुद कामयाब होती दिखती है। हसन निसार साहब, मैं आपकी जानिब आऊं, आपके ख्याल में क्या गैर ज़रूरी तौर पर क़यास आराइयां शुरू हो गई, हुकूमत सियासी तौर पर मामले को संभाल नहीं सकी, और फिर एक के बाद एक वजीर आके कह रहा है जी हो जाना है, ये तो बस इंतजार है? ये मेरी समझ में कोई बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट चीज़ आई है। हमारे दोनों दोस्तों ने उसका बैकग्राउंड बयान किया है। सवाल की बुनियादी जो रूह है मेरे नज़दीक क़यास आराइयां, आपने दोबारा भी दोहराया है। ये एक टेक्निकल साइड थी जो बड़ी खूबसूरती से बयान कर दी गई, लेकिन ये महज़ब कौमों में इस तरह होता नहीं। हमारा प्रॉब्लम और है, घुटनज़दा, हफ्ज़दा, एबनॉर्मल, फ्रस्ट्रेटेड, हर ढंग की शय से महरूम माशरा, स्कैंडलाइजेशन, अफवाहें, क़यास आराइयां, ये हमारी हॉबीज़ हैं, थड़ों से लेकर ड्राइंग रूम्स तक। आई एम नॉट बॉदर्ड। मेरे कुछ कहने से या अपने शहजाद साहब के या उनके कहने में क्या फ़र्क पड़ना है, इसलिए आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सो मेनी अदर्स होंगे डेफिनेटली। ये एक बहुत बड़ा कैथार्सिस भी है, ये एक बहुत बड़ी, मैंने क्या कहा उस पर गौर करें, घुटनज़दा, हफ्ज़दा, एबनॉर्मल, फ्रस्ट्रेटेड और हर ढंग की शय से महरूम। अच्छा, अदरवाइज हु हैज टाइम? इट्स नॉट माय जॉब ना, मैं कोई वकील हूं ना फलाना टमकाना। अच्छा, मेरा प्रॉब्लम ये है कि ये मेरी क़यास आराइयां मेरी हॉबी हैं, कैथार्सिस, एंटरटेनमेंट और जहरीली ग्राउंड रियलिटी से भूख, नंग, गुर्बत, लैक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ये इन सब से फरार भी है। थड़ों से लेके यही कल्चर है आपका। नोबडी मीन्स एनीथिंग, ठीक, पास टाइम ही कोई नहीं है। क़यास आराइयां, सवाल आपका ये है, उसके पीछे ये रीजन है। वाले कौम होती है, अपने अपने मसाइल में उलझी होती है, तो चंद एक खास तरह के लोग इस पर बात करते हैं, अदरवाइज टू हेल विद इट, खत्म, आगे चलें। ठीक हो गया। रज़ा रूमी साहब, ऊपर जैसे ज़ैगम साहब ने बात की हुकूमत की सलाहियत पे वो बात करते हुए, ड्राफ्टिंग की बात करते हुए कह रहे कमज़ोर है, मगर हुकूमत ये अफवाहें या क़यास आराइयां रोकने में क्यों नाकाम रही? अपने खिलाफ, मतलब हम बात करते हैं कि क्या हुकूमत अपने हक में सियासी बयानियां बना पा रही है, अपने खिलाफ सियासी बयानियां कैसे उन्होंने बना लिया कि ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई, हुकूमत को चैलेंज करने लगे लोग, जो जैसे कि खुद हुकूमत ने 27वीं तरमीम की है, तमाम ज़ाब्ते जानती है, तरीक़ाकार इल्म में है, तो फिर क्यों ना बर वक्त चीज़ों को हैंडल कर पाई?
देखिए, इसका तो एक ही जवाब है और वो इनकॉम्पिटेंस या नालायकी जैसे कहा जाता है हरफ आम में। उसके अलावा तो कोई चीज दिखाई नहीं देती, क्योंकि ये तमाम कयास आराइयां और प्रोपेगेंडा की जो कैंपेन जारी है कई दिनों से, उसमें कोई वजन, कोई मंतक है ही नहीं। उसकी वजह आपने खुद कहा अपने इब्तदाइये में भी और अपने कमेंट्स में भी कि यही हुकूमत है जो कि 27वीं तरमीम लाई है और अब 28वीं की तैयारी भी कर रही है। तो उससे पहले 26वीं भी यही गवर्नमेंट लाई है, यही कोalition लाई है। तो वो ऐसा क्या होगा कि जब उसकी तमाम जुज़ियात पर अमल दरामद करने के लिए वो तामुल से काम लेंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता। और यही वजह है कि ये जो सारी कयास आराइयाँ हैं वो उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त जो अपोजिशन है वो उनके दीगर जो थे हरबे वो नहीं चले और नाकाम हुए। अब एक ही ख्वाहिश रह गई है और वो ये है कि किस तरह से जो सो कॉल्ड वन पेज होता है उसमें कोई दरार आए। अब अगर दरार नहीं आ रही तो यकीनन उसके ऊपर अफसाना साजी भी की जा सकती है। और यहाँ पर हुकूमत की जो डिले है और ये फिगर आउट ना करना वक्त के ऊपर, और इस तरह के आम कार्रवाई जो है, रेगुलर ब्यूरोक्रेटिक कार्रवाई जो है, ये बात दुरुस्त है कि उसमें कई सुकुम रह जाते हैं। जल्दी में ये तरमीम हुई सारी सबके सामने, लेकिन ये कोई इतना बड़ा मसला भी नहीं था। इन सबको मालूम था, वजीर दिफा हो या वजीर कानून हो या वजीर आजम साहब हो, काबीना हो, उनको मालूम है कि 27 नवंबर को चेंज होना है सारा मामला। उससे पहले आप 3-4 रोज तैयारी करते हैं और जो पेपर वर्क और कार्रवाई और फाइलें, क्योंकि ये देखिए इसमें बहुत सारी मिनिस्ट्रीज भी इन्वॉल्व हो जाती हैं और आपको पता है कि हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी और डिले तो उसकी तो हजार मिसालें आपको मिल जाती हैं। और यही बदकिस्मती है पाकिस्तान के इस सिस्टम की कि एक तरफ कैपेसिटी के मसाइल भी हैं ड्राफ्टिंग या कानून साजी के हवाले से, लेकिन दूसरी तरफ जो एक पॉलिसी होती है तसाहुल की, वो भी दिखाई देती है। और यहाँ पर तो वो बिल्कुल खुलकर सामने आई। यहाँ तो बिल्कुल ही जिसे कहना चाहिए वो कंप्लेसेंट हो गए। अंग्रेजी में कहा जाता है कि जी हाँ तो सब कुछ हो गया है, सेट हो गया है काम, और इसलिए क्या जरूरत है जल्दी करने की। या ये कि मुख्तलिफ जो कल पुर्जे हैं हुकूमत के, और खुद मेरे ख्याल से वज़ीर आज़म साहब को भी इसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए थी, जैसे आपने भी जिक्र किया कि इस वक्त उनका मुल्क से बाहर जाना, और अगर वो मुल्क से बाहर भी थे तो आजकल तो हर चीज़ टेक्नोलॉजी से होती है। मैं भी तो आपके साथ टेक्नोलॉजी के जरिए ही जो इस वक्त इस प्रोग्राम में शरीक हूँ, तो ऐसी क्या कयामत है। तो ये नालायकी की इंतहा है। लेकिन इसका जो नुकसान ये हुआ, जो आपने बिल्कुल सही कहा कि जहां पे हुकूमत ने अपने हक में एक बयानिया बनाना था सिस्टम ने, वो उन्होंने मौका दे दिया अपने मुखालिफिन को इसके ऊपर तरह तरह की अफसाना साजी और कयास आराइयां करने को। अब नतीजा ये निकला है कि एक बिल्कुल नॉन इशू जो है वो इशू बन गया है और पोलिटिसाइज हो गया है। पोलिटिसाइज हो गया, उसमें अब क्या क्या थियरीज निकल रही हैं कि जी सिविल मिलिट्री ताल्लुकात और वन पेज और ये और इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र। हालांकि हम सब जानते हैं इस वक्त कि ये जो सिस्टम है ये बहुत मजबूत हो चुका है। इसमें जो मुख्तलिफ पावर एक्टर्स या पावर विल्डर्स हैं वो आपस में इंटरडिपेंडेंट है, यानी कि वो एक दूसरे के ऊपर उनका इन्हिसार है। अगर एक सिरा हिलता है, एक पिलर हिलता है तो दूसरा पिलर हिलता है। इसलिए इसमें कोई तब्दीली सरेदस्त मुमकिन नहीं और ना ही कोई चाह रहा है। लेकिन अब ये बन चुका है। लेकिन इसमें एक और अहम चीज भी है। रजा रूमी साहब की आवाज यहाँ पे कुछ जा रही है। शहजाद साहब, जो रजा रूमी साहब बात कर रहे हैं, मैं आपका इस पर एक कमेंट चाहूंगी। ऊपर आपने टेक्निकल बात तो की हमारे साथ, तो एक बड़ा अच्छा वजाहत के साथ नुक्ता रख दिया, एक देखने का और डिफरेंट अंदाज हमें दे दिया। वक्ती कानूनी खला या एक संजीदा खला आपने बात की, मगर हैंडलिंग बाय गवर्नमेंट, उस पर आप क्या कॉमेंट करेंगे? सियासी गैर यकीनी को, या इस तरह भी बहुत सी थ्योरीज की बात कर लीजिए, पोलिटिकल थ्योरीज एकदम से शुरू हो जाती जितने वो उतनी बातों के हिसाब से। ये होना चाहिए था? ये क्यों हुआ? कहाँ पर हुकूमत वक्त पर इस मामले को ना पकड़ सकी? पहले से जानते होंगे अगर कुछ मिसमैच था तो। हरगिज नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये दफ्तर ऐसे दफ्तर नहीं है कि जिनको आप जैसे कहते हैं कि फॉल्डर बना दें, गपशप का मौजू बना दें हर थर्डे के लिए, हर रात को शाम को उसके ऊपर कोई बहस शुरू हो जाए।
ये ऐसे दफातर नहीं है जिस तरीके से बाकी तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल दफातरों की एक साख होती है, एक इज्जत होती है। ये दफ्तर भी उसी किस्म के, और ख़ास तौर पर क्योंकि इनका अखलाकी साख उसकी ही उनकी ड्राइविंग फोर्स होती है अपने लोगों की सपोर्ट के लिए, लॉयल्टी के लिए, और उस मकसद के लिए जो कि उन्होंने कहा सॉल्व करना होता है, जिसके मकसद के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। लेकिन अगर आप उनको ये रोजाना की बहस का एक मौजू बना देंगे तो फिर तो हर घर के अंदर और हर जगह पे बैठी ये बात हो रही है। मेरे हाल में उनके दफ्तर की तौकीर खत्म होती है, उनकी अपनी तौकीर खत्म होती है। तो ये नहीं होना चाहिए। बदकिस्मती से हमारे इस गवर्नमेंट्स, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के अंदर इस तरह के तसाहुल होते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद एक वाहिद वो है मेरे हाल में पार्टी जो ऐसी चीजों के अंदर कभी कोई रिस्क या चांस नहीं लेती। लेकिन PMLN क्या ये रिकॉर्ड है कि हर चीफ की बारी में एक नया मौजू छिड़ जाता है, वो आ जाता है बाजार के अंदर, उसके ऊपर बहस होती है, फिर उसके बाद वक्त के बाद एक तारीखी तौर पर उसके ऊपर कोई गुफ्तगू की जाती है और कहा जाता है कि फलाने के वक्त ये हुआ। तो मेरा ख्याल है कि ये एक न सिर्फ तसाहुल और नाअहली है, लेकिन एक कुछ क्या कहते हैं एटीट्यूड भी है एक पॉलिटिकल पार्टी का, पॉलिटिकल प्रोसेस का। वो इसको सीरियसली नहीं लेते इतना ज्यादा जितना लेना चाहिए। दुरुस्त हो गया जी। रज़ा रूमी साहब बात मुकम्मल कर लीजिए अपनी। जी, मैं सिर्फ एक नुक्ता ये बयान करना चाहता हूँ कि जो कयास आ रहे हैं, मैं सियासी बात ही करूंगा, तकनीकी बातें सारी हो गई हैं। देखिए, ये जो शख्सियतों के गिर्द जो बहस होती है, या पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि मिस्टर ए को मिस्टर बी पसंद नहीं, या मिस्टर बी मिस्टर ए को निकालना चाहता है, ये लोग भूल जाते हैं कि इस वक्त देखिए एक जिस इदारे का जिक्र होता है वो इदारा, और शहजाद साहब भी इसकी तायद करेंगे कि वो एक डिसिप्लिन्ड इदारा है। उसमें जो फैसले होते हैं वो एक कंसेंसस के साथ होते हैं, और उसमें ये नहीं होता कि एक शख्स जो है वो बाकी तमाम जो ओपिनियंस उसके ऊपर हावी होता है। इस वक्त बहुत क्लियर इस्टेब्लिशमेंट की एक लाइन है, एक पॉलिसी है, और उसी के ऊपर अमल दरामद हो रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि किसी किस्म की इसके ऊपर बहुत ज्यादा इसको ओवर रीड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, जो नालायकी है उसका अजाला करना अब शहबाज साहब को चाहिए कि जिन लोगों की जिम्मेदारी थी वो ब्यूरोक्रेट्स और शायद वो उनके मुशीरान जिनकी वजह से ये हुआ है वो उनका एहतसाब करें। बिल्कुल ये जरूरी है। बिल्कुल दुरुस्त हो गया। गुफ्तगू कंक्लूड करेंगे कि हुकूमत को चाहिए कि ऐसे तसाहुल ना बरते कि इंतजामी मामलात के गिर्द सियासी कयास आराइयाँ जो हैं वो अपना घेरा तंग करें। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे तो बात करेंगे कराची के खुले मैन होल्स की, किस तरह से इंसानी जानें खा रहे हैं। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। स्ट्रीट क्राइम्स के बाद कराची का एक और बड़ा मसला खुले मैन होल्स हैं। गलियों, बाजारों और मेन रोड्स पर बगैर ढक्कन के गटर ट्रैफिक हादसात के साथ साथ छोटे बच्चों के लिए मौत बांट रहे हैं। इस साल के आगाज में कराची में खुले मैन होल्स ने एक मासूम बच्चे की जान ली थी, और अफसोस यह है कि साल के आखिरी महीने में भी शहर वहीं खड़ा है। नीपा चौरंगी के करीब एक और बच्चा इसी गफलत की नजर होकर जिंदगी से महरूम हो गया। 3 साला इब्राहिम शॉपिंग सेंटर से बाहर निकलते ही वालिद का हाथ छुड़वा कर भागा और मैन होल में जा गिरा। इब्राहिम के माँ बाप सारी रात रो रो कर दुहाइयां देते रहे, मगर कोई हुकूमती इंतजामी मशीनरी मदद को ना पहुंची। 3 साला बच्चे के खुले मेन होल में गिर जाना और 14 घंटे बाद उसकी लाश का 1.5 किलोमीटर दूर से मिलना सिर्फ हादसा नहीं बल्कि पूरे निज़ाम की इज्तिमाई नाकामी का तसलसल है। इदारे बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, बयानात बदलते हैं, लेकिन कराची के गटर बदस्तूर उसी तरह खुले पड़े हैं और मौत बांट रहे हैं। शहरियों की दुहाइयाँ, अहले खाना का इज्तिमा, सियासतदानों की रस्साकशी और हुकूमती वजाहतें, सब कुछ वैसे का वैसा है जैसे साल के शुरू में था। गोया शहर एक ऐसे चक्कर में फंस गया है जहां गफलत दोहराई जाती है, जिम्मेदारी टाली जाती है, मगर जानें हर बार नहीं जाती हैं। वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन बजट का रोना रोता है, बल्दियाती नुमाइंदे एक दूसरे पर उंगलियां उठाते हैं और इंतजामिया हादसे के बाद नमूदार होकर अफसोस के चंद रस्मी जुमले दोहरा देती है, लेकिन गलियों के खुले मैन होल्स आज भी उसी तरह जाने ले रहे हैं। आदादो शुमार इस दर्दनाक हकीकत को मजीद संगीन बना देते हैं। कराची में इस बरस खुले मैन होल में गिरकर 20 से ज्यादा शहरी जान से जा चुके। गुज़श्ता बरस ये तादाद 60 से जायद थी। कुछ केसेस में तो बच्चों की डेड बॉडीज ही नहीं मिलती। खुले मैन होल्स के बढ़ते हुए सानेहात एक ऐसी रियासती गफलत की अलामत बन चुके हैं जिसने इंतजामिया, मकामी हुकूमतों और बल्दियाती इदारों की मुकम्मल नाकामी को बेनकाब कर दिया है। सवाल ये नहीं कि यह हादसा कैसे हुआ, सवाल यह है कि साल के आगाज से इख्तिताम तक एक ही खौफनाक कहानी बार बार क्यों दोहराई जाती रही। क्या गटर के ढक्कन लगाना भी इतना बड़ा मसला है, या इंसानी जानों की अहमियत हमारे निज़ाम में वाकई इतनी ही कम है?
कराची जैसे बड़े शहर में गवर्नेंस इस नहज तक गिर चुकी है कि मामूली मैन होल भी जिंदगी के महज हादिसात नहीं, इज्तिमाई नाकामी कहलाएगी। इसी पर पैनल से गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से, कराची खुले मैन होल्स, गुज़िश्ता 2 साल में करीबन 100, रवां साल में 20 अफराद जाँ बहक। कराची जैसे मेगा सिटी में शहरियों की जिंदगियां गटर के ढक्कनों से भी ज्यादा सस्ती क्यों? ज़ैगम साहब, 16 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत, बल्दियाती इदारों के इख्तियारात, शहरियों की बार बार अमवात, ये कोई जिम्मेदार है नहीं है, सब एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं, चाहे इदारे हों, चाहे वहाँ की सियासी जमातें हों, चाहे वाटर सेवरेज बोर्ड हो, ये मिलकर भी कराची को डिलीवर नहीं कर सकते। आयशा, आपको मालूम है हर साल पाकिस्तान में 5 साल से कम उम्र के कितने बच्चे फौत होते हैं, जिनमें से 90% को फौत नहीं होना चाहिए मामूली केयर से। 4,20,000 बच्चा पाकिस्तान का हर साल 5 साल से कम उम्र का फौत हो जाता है बुनियादी चीज़ें ना मिलने की वजह से। और हम यहाँ पानी, गटर के पानी की बात कर रहे हैं, इसमें 53,000 बच्चा सिर्फ पानी की वजह से मरता है, बुरे पानी पीने की वजह से। बच्चों की फिक्र वहां होती है हुक्मरानों को, जहां हुक्मरानों को कौम के मुस्तकबिल की फिक्र होती है। ये पूरे पाकिस्तान की कहानी है, जहां 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों की बजाय सड़कों पे फिर रहा है। जब कोई इतना बड़ा इस तरह का कोई वाकया होता है तो जाहिर है हमारा वो दिल दहलाता है। लेकिन वो 4,20,000 जो बच्चा हर साल गिरता है, मरता है बगैर किसी वजह के, उसमें से हर एक बच्चा इतना ही अहम है, हर एक बच्चे की कहानी इतनी अहम है। लेकिन मसला ये है, खबर की मजबूरी ये है कि खबर इवेंट के पीछे जाती है, वाक़े के पीछे जाती है, प्रोसेस के पीछे नहीं जाती। हम इस एक बच्चे को बहस करते हैं, हम उन 4,20,000 बच्चों पे बहस नहीं करते। सिर्फ कराची की बात नहीं है, कराची का अलमिया तो सब हम तो कोशिश करते हैं हर तरह से बात करें। अगर आज बच्चा गिर गया तो उसकी बात करते हैं, माँ बाप पोलियो के कतरे नहीं पिलाते तो उसकी बात करते हैं, स्कूल में उस्ताद मारता है तो उसकी बात करते हैं, अगर बच्चे को स्कूल में कुछ नहीं, जो उसको फैसिलिटेशन मिलनी चाहिए नहीं मिलती तो उसकी भी बात करते हैं। हमारे सामने तो जो इशू आता है हम कोशिश करते हैं कि हर एंगल से बच्चे, खवातीन, ये हमारे क्लोज टू हार्ट इशूज हैं, उनको जरूर उसको उठाया जाए, कम से कम सवाल जरूर छोड़ दिया जाए। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। इस शो में हम बात करते हैं, मुसलसल तवज्जो देते हैं, लेकिन खबर की एक अपनी मजबूरी होती है। कुछ बातों पर, कुछ चीज़ों पर खुद हुकूमतों ने, महकमों ने भी तवज्जो रखनी होती है। प्रोसेस पर मैं इस कह रहा हूं कि उनकी प्रोसेस पर तवज्जो नहीं है। हम इस एक बच्चे पर नज़र रख रहे हैं तो 4,20,000 बच्चों पे कौन नज़र रखेगा? उस मसले को कौन हल करेगा? और कराची का अलमिया तो है ही है, इसलिए कि कराची अरूसुल बलाद है, आपके सबसे बड़ा मेगा सिटी है। और इस वाक़े को ज़रा देखिए, इसके अंदर जो अलमिया है उसको देखिए कि एमरजेंसी सर्विस आती है, वो ढूंढने की कोशिश करती है 1122, सिवर्स के मैप ही नहीं है किसी के पास, कोई उनको गाइड करने वाला नहीं है कि ये नाला किधर से गुजरता है, किधर जाता है, किधर पहुंचता है। मशीनरी नहीं है उनको हेल्प करने के लिए अवेलेबल। और एक बच्चा कहीं बेचारा वो घुसता है, कहीं से निकलता है, कितना बड़ा अलमिया है उस फैमिली के लिए। और ग्रॉस नेग्लिजेंस देखिए आप वहाँ पे कि कमर्शियल एरिया है, हजारों लोग जहाँ से गुजरते हैं, वहाँ ढक्कन खुला हुआ है, ना कोई रिपोर्ट करने वाला है, ना देखने वाला है, ना कोई ठीक करने वाला है। और वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, और कंस्ट्रक्शन के काम में इतनी मसरूफ जगह पे एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें जो हिफाजती इकदाम होने चाहिए उसको करने वाला कोई नहीं है। फिर गवर्नेंस का ये आलम है कि एक महकमा, जैसे आपने कहा, वो दूसरे का नाम ले रहा है, दूसरा तीसरे का नाम ले रहा है। एक KWSC कहती है जी KMC का मसला है, KMC कहती है DMC का मसला है। शहरियों को पता ही नहीं बात किससे करनी है, शिकायत किसने करनी है, हल किसने कहा के मसले का करना है। तो सबसे बड़ा जो बुहरान है वो तो गवर्नेंस का है, और इस बात का है कि अवाम तो कोई मैटर ही नहीं करते, अवाम का तो कोई हिसाब ही नहीं है ना, उन पर तो कोई तवज्जो नहीं है, उनके बच्चों का तो कोई हिसाब ही नहीं है। यही अहम नुक्ता है ज़ैगम साहब जो आपने कहा कि शहरियों का कोई जिम्मेदार नहीं है, ये बच्चे किसी की तरजीह नहीं। रज़ा रूमी साहब, बर वक्त कार्रवाई हो जाती है तो
मे बी ये बच्चा रात को ही मिल जाता, क्योंकि कोई मदद को तो पहुंचा ही नहीं रात को। फिर खानदान ने खुद रेंट आउट चीज़ें करना शुरू की, किसी तरीके से तलाश शुरू की जाए। इंतजामिया की नाहली पता लगती है इस वाक़े में। वो रात भर राब्ता करते रहे, मशीनरी ना पहुंच सकी, KMC इदारों के हुकाम को फ़ोन करते रहे। मतलब कोई जिम्मेदार नहीं था कराची शहर में इस एक वाक़े को हैंडल करने को, फिर जो मर्जी वहाँ होता रहे। क्या हादसे के बाद हुकूमत और इंतजामिया का रवैया, या जो भी गुफ्तगू आके की जाए सामने, जो कुछ भी कह दिया जाए, वो किसी भी तरह काबिल कबूल हो सकता है? बिल्कुल काबिल कबूल नहीं हो सकता। और ये मुजरिमाना गफलत जो है, इसका हम कई बार इसको पहले देख चुके हैं। ये अभी एक दिलखराश वाक़े का आप जिक्र कर रही हैं, लेकिन इस तरह के कई वाक़यात माजी करीब और माजी बईद में भी रिपोर्ट हुए हैं, और सिर्फ कराची में नहीं, पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी। और उसकी सबसे बड़ी वजह आयशा, असल में जो इस मामले की तह तक पहुंचना लाजमी है, और वो मसला ये है कि जो म्यूनिसिपल या मकामी जो इश्यूज हैं लोकल गवर्नमेंट के और जिम्मेदारी के, हमने उनको हैंडल नहीं किया। यही बात बार बार हम जिक्र करते हैं कि जब आप मुंतखब लोकल गवर्नमेंट जिनके पास इख्तियारात और वसाइल हों, फिर वो जिम्मेदारी दिखाती हैं। अब कराची में एक है इलेक्टेड मेयर भी हैं, उनकी मशीनरी भी है, लेकिन वहाँ पे सूबाई हुकूमत की कई एजेंसियां भी साथ साथ काम कर रही हैं, और उनकी आपस में जो मुख्तलिफ टर्फ वॉर्स हैं या जिम्मेदारी का जो तयन है, वो करना मुश्किल हो जाता है। देखिए, मैं आपको एक वाकया ये बताता हूँ कि आज से तकरीबन साल डेढ़ पहले जब मैं कराची में था, तो वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे स्ट्रीट जो ट्रैफिक लाइट्स हैं वो काम ही नहीं कर रही, और ट्रैफिक बस अल्लाह के हवाले और अल्लाह के आसरे बड़ी बड़ी एक हैवी ट्रैफिक जो है वो गुजर रही है। मैंने बाद में एक सीनियर पुलिस ऑफिसर से पूछा कि क्या वाकया है यहाँ पर, क्या वजह। उन्होंने कहा कोई 60 से 70% स्ट्रीट लाइट्स काम ही नहीं करती। मैं ये सुनकर दंग रह गया। अब पता नहीं साल में कोई तब्दीली साल डेढ़ में आ गई हो तो आ गई हो, लेकिन जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, जो कि एक दुनिया का 5वां बड़ा शहर है आबादी के एतबार से, और पाकिस्तान का इंजन फॉर ग्रोथ है, जहां से टैक्सेस की जो वसूली भी होती है, उसकी अगर स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं चल रही, और यही वजह है कि वहां पे एक्सीडेंट्स आए दिन होते हैं। पैदल लोग जो होते हैं वो भी मारे जाते हैं, गाड़ियों मोटरसाइकिलों वाले, रिक्शे वाले वो भी आते हैं। तो ये मेन होल का जो वाकया है, ये तमाम उससे जुड़ा हुआ है कि जिस तरीके से हम अपने शहरों को चला रहे हैं वो अब बिल्कुल कोलैप्स कर गया है, और यहाँ पे शहरी हुकूमतें और शहरी गवर्नेंस जो है वही मुस्तकबिल है पाकिस्तान का और पाकिस्तान की बका का, उसके अलावा कोई चारा नहीं। और सवाल फिर यही आता है कि इन शहरों का जिम्मेदार कौन है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हसन साहब और शहजाद साहब की राय आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। हसन साहब, ऊपर रजा साहब हवाला दे रहे थे 70% स्ट्रीट लाइट साल डेढ़ साल पहले वो वहाँ थे तो काम नहीं करती थी। ये अर्बन प्लानर है वहाँ के मोहम्मद तौहीद, वो कहते हैं कराची के पसमानदा इलाकों के 50% मैन होल्स खुले हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या शहरियों का कोई जिम्मेदार है, या ये शहर किसी की जिम्मेदारी में है, या सब छोड़ रखा है? जब पूछा जाएगा, मीडिया सोशल मीडिया पर आवाज़ उठेगी तो हुक्मरान हाजिर होकर दो जुमले अफसोस के कहेंगे और चलते बनेंगे। भाई बात सुने, ये मैन होल पराठों की तरह खाए जाते हैं, ये भूख नंग कराती है सारा कुछ डे वन से, और वो खरपति हो जाते हैं इस मुल्क में। जो रेलवे के गोदामों से लोहा चोरी करवाते हैं मैन होल्स के खरीदार हैं। आप लोग पता नहीं क्या, देखो बात सुनो, पाकिस्तान एक गेसू दराज मुल्क है, बहुत लंबे और घने बाल, जिसके घने बालों में अनगिनत जुएं हैं, और आयशा बख्श से लेके इस खाकसार तक हमारी ड्यूटी है जुएं गिनना, मरती एक नहीं। अच्छा, एक शेर सुनो आप, जिंदगी कहते हैं किसको, मौत किसका नाम है, मेहरबानी आपकी ना मेहरबानी आपकी। पाकिस्तान पे हुक्मरान जो लोग रहे हैं और जो हैं, और दूर तक मुझे खत्म होते नहीं दिखाई। देखो बात सुनो, पूरी बात करने दो। जिस मुल्क में रोज़ अव्वल से फैज अहमद फैज शायर, हबीब जालिब शायर, अहमद फराज शायर, उस्ताद दामद शायर, मंटू जैसा अजीम तरीन कलमकार, इस मुल्क के किसी लीडर पे इतनी फिल्में नहीं बनी, इतने ड्रामे नहीं बने जितने मंटू साहब पे बने हैं। मौदूदी जैसा आलिम दीन, इख्तलाफ है अभी ठीक है,
मैं तो कभी जमात इस्लामी का हामी नहीं रहा, आज भी नहीं, लेकिन और जहां ये लोग महफूज ना रहे हों, सदाए मौत तक मामलात गए हों, वहां शहरियों की जिंदगी। और दूसरी बात, ओ भाई लियाकत अली खान से भुट्टो, भुट्टो से बेनज़ीर भुट्टो तक की जिंदगियां तो सस्ती भी नहीं निकली। शुक्र करो लगे फिर रहे हो। तो पता नहीं क्या जुएं गिनते रहते हैं हर वक्त बैठ के हम लोग, मैं तंग आके शायद आप वाकई तंग आ गए क्योंकि कुछ बदल नहीं रहा, आपको ये लग रहा है। लेकिन सर खामोशी भी तो कोई हल नहीं है। शहजाद चौधरी साहब, वफाकी और सूबाई वजारत खजाना नहीं टैं टैं करना और खामोशी करोड़ गुना बेहतर है, ये तो इबादत है। चलें आप थोड़ी देर इबादत करें, मैं आगे बातें करते हैं। शहजाद साहब, वफाकी और सूबाई वजारत खजाना की रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंध हुकूमत को 2008 से 23 तक 15 बरसों में 10,000 अरब रुपए मिले हैं। अब ये कहाँ लगे हैं? आवाम के हालात, रहन सहन, क्या कराची, क्या नवाबशाह, सखर, अगर अंदरूने सिंध भी नजर दौड़ा ली जाए तो फिर ये कोई सवाल जवाब करें ना करें? या आप लोग मुझे हमेशा इल्जाम देते हैं कि मैं जो सवाल का होता है उसका कोई रुख बदल देता हूं उसको देखने का। आप मुझे बताइए, कल 2 दिन के अंदर, पिछले 2 दिन के अंदर कौन सी बड़ी स्टेटमेंट्स आपने सिंध से सुनी है? एक स्टेटमेंट आपने ये सुनी है कि सिंध को अल्लाह के सिवा कोई शख्स तकसीम नहीं कर सकता। हाँ, बिल्कुल ऐसा। वजीर आला सिंध जी, ठीक है, वो अल्लाह को इन्वोक कर लिया उन्होंने। आपकी क्या ताकत और बाकी लोगों की क्या ताकत जो बातें करते हैं और बैठ के लिखते पढ़ते हैं या हुकूमतें करते हैं। दूसरी आ जाइए कि एनएफसी अवार्ड को कोई छेड़ नहीं सकता, 18वीं तरमीम को कोई हाथ नहीं लगा सकता। बिलावल भुट्टो ना, बिलावल भुट्टो की मुझे आज आवाज आई है इस हादसे के बाद, ना मुझे वजीर आला साहब की आवाज आई है कहीं से। लेकिन इन चीजों पे अगर इन चीजों से निकलेंगे तो आगे चलेंगे। कराची के अंदर 2 सिस्टम काम करते हैं। एक वो जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वाला सिस्टम जिसका जिक्र हुआ था, आपको याद है कुछ अर्सा पहले, कुछ माह पहले, एक सिस्टम काम करता है। सिस्टम को हमने पैसे देने होते हैं। और एक सिस्टेमिक फेलियर है, निजामाती मुकम्मल फेलियर, निजाम का फेलियर जो कराची इस वक्त सफर कर रहा है। या वो सिस्टम काम कर सकता है या वो सिस्टम काम कर सकता है। इस वक्त जो सिस्टम काम कर रहा है वो तो एक ही है, तो बाकी तो सारे सिस्टम फेल हो जाएंगे। कराची किसी का नहीं, इसलिए कराची की कोई वाली वारस नहीं है, कोई उसकी बास पुरस करने वाला नहीं है, कोई उसको पूछने वाला नहीं है, कोई मेन होल के गटर लगाने वाला नहीं। मुझे बताइए, मेन होल गटर जो है, आज एक सीनियर वजीर साहब अपनी पार्लियामेंट में, सिंध की पार्लियामेंट में तकरीर कर रहे थे, उन्होंने कहा ये जो बाबू है ना, ये निकलते नहीं है दफ्तरों से। अरे मुकामी हुकूमतें कहाँ हैं, मेयर कहाँ हैं, MPs कहाँ हैं, MNAs किधर हैं, उनका जिक्र क्यों नहीं करते हो? फिर बाबुओं के ऊपर चढ़ जाते हो उसके पीछे। ये बदकिस्मती है इस मुल्क की। वो बातें वही हैं, बार बार हम यही करते रहेंगे। वो 4,20,000 बच्चे थे, या वो पता नहीं 10 बच्चे जो कि ज्यादती की भीड़ चढ़ गए, जिनके बारे में हम बोलते रहते हैं, या ये एक बच्चा। कहने की बात यह है कि इन बच्चों का वाली वारिस भी कोई नहीं है। एक और चीज है, कुछ वालिदैन भी थोड़ा ध्यान किया करें। कराची के अंदर जब बच्चों को लेकर साथ निकलते हो, उनका हाथ जोर से पकड़ा करो। सही कहा आपने, बात आदत की है, एहसास जिम्मेदारी की, और बार बार हुक्मरानों के दरवाजे बजाएंगे क्योंकि उन्होंने जो जिम्मेदारी उठाने के हल्फ लेते हैं, कम से कम उसे पूरा करना भी उनका काम है। आज के लिए प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।